तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था और आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फेजर डायग्राम्स एंड ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। ये दो चीजों की हम लोग बेटा बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि सर फेजर क्या होता है, व्हाट इज फेजर, एंड देन हम लोग समझेंगे कि फेजर डायग्राम क्या होता है, और फिर ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स में आखिर इन फेजर का या फेजर डायग्राम्स का क्या यूज होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई फेजर क्या है। फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स। फेजर्स क्या होते हैं? दे आर रोटेटिंग वेक्टर्स टू रिप्रेजेंट, they are rotating vectors to represent EMF and current in any AC circuit। किसी भी AC सर्किट में जो इंड्यूस्ड EMF है, जो वहां पर करंट है, इन दो चीजों को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करेगा? फेजर। फेजर होता क्या है? फेजर इज रोटेटिंग वेक्टर। जैसे घड़ी की सुई होती है, बिल्कुल उसी तरीके से फेजर होता है कि अगर जैसे ये घड़ी की सुई है, इसका अपना एक लेंथ है, तो उसी हिसाब से यहां पर हम लोग एक लेंथ डिसाइड करेंगे और ये जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे चेक करो एंगल चेंज करता जाएगा। उसी एंगल के बेसिस पर हम लोग ईएमएफ और करंट को समझेंगे। अब बात ये आई कि सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, पूरा नहीं समझ में आया। देखो जरा, अगर ईएमएफ की बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ इस तरीके का इंड्यूस्ड ईएमएफ था, याद है? जहां पर ई नॉट क्या कहलाता है? दिस इज पीक ईएमएफ, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ईएमएफ का एम्पलीट्यूड भी है ये। दिस इज ईएमएफ एम्पलीट्यूड। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने बेटा करंट निकाला था और करंट का फॉर्मूला आया था I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आई नॉट क्या था? पीक करंट, यानी कि करंट की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, या इसी को हम करंट का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज करंट एम्पलीट्यूड। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप ईएमएफ और करंट दोनों को ऑब्जर्व करो तो यहां पर सिर्फ दो चीजें हैं। सबसे पहला कि सर अगर हमें ईएमएफ को समझना है तो हमें उसका मैक्सिमम वैल्यू पता होना चाहिए, साथ ही साथ हमें उसका एंगल पता होना चाहिए। बोलो यार, हमको मैक्सिमम वैल्यू अगर पता है, हमको एंगल अगर पता है, तो क्या हमें ईएमएफ पता है? बाकी ये तो हमेशा साइन ही रहेगा, ठीक। सिमिलरली हमको अगर यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पता है, हमको यहां पर एंगल पता है, तो हमें फिर से करंट मिल जाएगा। क्लियर? तो करंट और ईएमएफ को रिप्रेजेंट आप करोगे कैसे? मान लो हम लोगों ने एक वेक्टर बनाया, वो वेक्टर ऐसा है, इसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ होगी, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू ई नॉट। जैसे ईएमएफ है मान लो 4 वोल्ट, पीक ईएमएफ है 4 वोल्ट, तो आपने 4 यूनिट का एक वेक्टर बना दिया, उसकी लंबाई जो है वो ईएमएफ के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका ये वाला एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। भाई ईएमएफ का एंगल कितना था? ओमेगा टी। तो हमको ये पता चल गया कि एग्जैक्टली अभी ईएमएफ कितना है। आप सबसे पहले ईएमएफ की लंबाई देखोगे, इस वेक्टर की लंबाई कितनी है, दैट विल बी मैक्सिमम वैल्यू, और इसका भी एंगल देखोगे तो पता चला एंगल है सर ओमेगा टी। कुछ समय के बाद मान लो ये ऐसे घूम करके यहां पहुंचेगा, और उस समय बोलो लंबाई अभी भी वही ई नॉट है, बट एंगल कितना हो गया? पहले से थोड़ा ज्यादा, यानी कि अब एंगल होगा ओमेगा टी प्लस फाई, पहले से थोड़ा ज्यादा हो गया। क्लियर? एंगल चेंज होता रहेगा, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो ऑब्वियस है, करंट और ईएमएफ में से आप लोग बताओ कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? करंट। करंट बड़ा, करंट बिग? नहीं, ईएमएफ बड़ा होगा। क्यों बेटा? क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या होता है?
आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, सो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। और अगर आप रेजिस्टेंस का डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस है करंट छोटा होगा, ठीक। इसीलिए देखो वोल्टेज घर में जो यूज होता है वो 220 वोल्ट है, लेकिन क्या 220 एम्पियर का करंट सुना है? पूरा घर उड़ जाएगा उतने में। तो मैक्सिमम डिवाइसेस में कितना करंट जाता है इसमें? 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर। ये जो स्विचेस आते हैं वो 15 एम्पियर 20 एम्पियर का स्विच होता है एसी वाला। बोलो यार, इसका मतलब इसमें जो मैक्सिमम करंट जाएगा वो 15 से 20 एम्पियर का जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? करंट छोटा है, ईएमएफ बड़ा है, तो करंट का यही लंबाई थोड़ा कम होगा, लेकिन फिलहाल एंगल अभी करंट का ओमेगा टी है। तो ये ऐसे दो हमने रोटेटिंग वेक्टर्स बनाए, जिनमें से एक वेक्टर ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वेक्टर करंट को रिप्रेजेंट करेगा, कि उनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। तो इसको आप समझ सकते हो किसी भी घड़ी में, ये है मान लो मिनट वाली सुई, बड़ी है थोड़ी सी, और ये है आवर्स वाली सुई जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी है, और टाइम के साथ दोनों रोटेट हो रही है। बस वहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, लेकिन यहां पर जब भी एंगल को हम लोग मेजर करते हैं तो एंगल हमेशा कैसा मेजर होता है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर एंगल 0 होता है, बढ़ते 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 30, फिर 45, फिर 60, 90, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। अब मैं आपको देखो दो डायग्राम्स मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप लोग देख करके बताना कि कितना ईएमएफ है और कितना करंट है। देखो, इसका एंगल है मान लो ओमेगा टी, और ये वाला एंगल है मान लो फाई। अब आप लोग सबसे पहले मुझे देख करके बताओ, अगर ईएमएफ का मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो क्या वो एक्सप्रेशन ये होना चाहिए? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का एक्सप्रेशन होना चाहिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। भाई यहां करंट और ईएमएफ में से आगे कौन है? करंट आगे है। कौन आगे है? करंट। एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है, तो ये आगे है और ये पीछे है। इसका एंगल बोलो कम है और इसका एंगल ज्यादा है, तो जिसका एंगल ज्यादा वो आगे। क्लियर? तो यहां पर करंट आगे है और ईएमएफ पीछे है। करंट कितना आगे है? फाई एंगल। क्लियर? ऐसे ही मान लो दूसरा हम लोगों को डायग्राम दिया गया, यहां पर ईएमएफ है, यहां पर करंट है, और इस बार हमको दिया गया ये एंगल ओमेगा टी है, ठीक, और ये एंगल मान लो दिया गया फाई। ठीक, अब आप बताओ ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या है? क्या ये ओमेगा टी माइनस फाई है? भाई एंगल हमको ये वाला चाहिए होता है, पक्की बात। और करंट के लिए अगर पूछा जाए तो आई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट के लिए बेटा टोटल एंगल कितना है? ओमेगा टी, तो हमने ओमेगा टी लिख दिया। ईएमएफ के लिए एंगल कितना है? ओमेगा टी माइनस फाई, तो हमने वो लिख दिया। कहने का मतलब यहां पर ईएमएफ और करंट बताने के लिए सिर्फ कितनी चीजें चाहिए? दो। सर उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और दूसरा उसका एंगल क्या है। सिर्फ दो चीज चाहिए, तीसरी चीज की हमको यहां जरूरत नहीं। और इस डायग्राम से लेकिन तीन चीजें पता चलती हैं। पहला, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक, ईएमएफ का एंगल कितना है, करंट का एंगल कितना है। और अगली चीज जो हमें पता चलती है वो ये है कि सर करंट आगे है और ईएमएफ कितना आगे है? फाई एंगल। बात समझ में आई? इतनी चीजें हम लोग फेजर को देखकर समझते हैं, और ये आपके सामने जो मैंने ये डायग्राम्स एक्सप्लेन किए कि इनसे ये पता चलता है, इन डायग्राम्स को बेटा बोला जाता है फेजर डायग्राम। क्या बोला जाता है? दिस इज फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में आप दो फेजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, पहला ईएमएफ के लिए और दूसरा करंट के लिए। क्लियर है? अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की बात करते हैं। एसी
सर्किट्स की बात करते हैं। एसी सर्किट्स में सबसे पहला सर्किट जो आपको पढ़ना है, समझना है, दैट इज वेरी सिंपल, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सबसे पहला सर्किट हमें कौन सा चाहिए? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। मतलब ये ऐसा सर्किट होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा है? रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये हो गया रेजिस्टर, इसके साथ हम लोगों ने एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जोड़ा। देखो बेटा, डीसी सोर्स आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर सेल के बारे में खूब बात की गई आपसे कि अगर किसी रेजिस्टर में हम लोग एक सेल कनेक्ट कर दें तो सेल कितना करंट वहां पर देता है, ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ साहब के लॉज आप लोगों ने शायद पढ़े हो, केसीएल और केवीएल, वो सारी चीजें आप लोग को पढ़ाई गई। ठीक, यहां पर अगर हम लोग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, वो भी यहां पर सोर्स कैसा है? ऑल्टरनेटिंग करंट का। ये सेल नहीं है, ये बैटरी नहीं है, यहां पर एसी जनरेटर लगा है जो कि कैसा ईएमएफ देता है? E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब वेरिएबल ईएमएफ ये प्रोवाइड करता है। क्लियर? और हम लोग हमेशा इंटरेस्टेड एक चीज में, देखो ये तो हमें पता है, दूसरा इंटरेस्ट हमारा किस में है? करंट में। भाई ईएमएफ क्या है और करंट क्या है और कौन आगे कौन पीछे, इसी चीज में हमारा इंटरेस्ट बस। तो ईएमएफ हमको पता है, इतना है। यहां से सोचो आई करंट निकलेगा, इसमें से होता हुआ वापस जाएगा। ठीक, अगर हमें इसी आई करंट की वैल्यू को निकालना है तो हम भी बोलेंगे भाई ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता है ना ओम्स लॉ। सो करंट इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, और ये बन जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाई आर यानी कि ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, ये पीक ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस है। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो गई? सोचो, दिस इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर आई नॉट क्या है? व्हाट इज आई नॉट? दिस इज पीक करंट, इट इज पीक करंट। और अगर यहां से आई नॉट को निकाला जाए तो आई नॉट का यहां पर मतलब है बेटा ई नॉट बाई आर। क्लियर? दैट इज मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब ये दो एक्सप्रेशंस को आप ऑब्जर्व करो, चेक करो, इसका मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, इसका मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, इसका एंगल ओमेगा टी, इसका भी एंगल। इसका मतलब याद करने वाली बात यह आ गई कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, करंट एंड ईएमएफ, करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। दोनों सेम फेज में है बेटा। सेम फेज मतलब इसका भी एंगल ओमेगा टी तो इसका भी एंगल ओमेगा टी। जब आप क्लास 11th में रहे होंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया था वेव्स नाम का एक चैप्टर, वहां पर आपसे बोला गया था y बराबर a साइन ओमेगा टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव। क्लियर? जहां पर a एम्पलीट्यूड था, ओमेगा टी और साइन के अंदर जो भी कुछ लिखा होता है वो सब फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? फेज, मतलब एंगल। फेज दो चीजों को रिप्रेजेंट करता था 11th में, पहला पार्टिकल कहां है, दूसरा वो किधर जा रहा है। पार्टिकल कहां है और किधर जा रहा है, दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है फेज। क्लियर? तो इससे हमको पता चल जाएगा कि करंट की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है और करंट कहां है, किधर जा रहा है। बात समझ में आया कि करंट जो है, अगर मैं अभी यहां पे फेजर डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो फेजर डायग्राम आप सोचो बहुत ही सिंपल बनेगा। क्या? ये है मान लो ईएमएफ, ठीक, ये है करंट, करंट ईएमएफ से थोड़ा छोटा ही होगा लेकिन एंगल दोनों का भाई साहब ओमेगा टी है। तो यही चीज को मैंने लैंग्वेज में लिखा है इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं, मतलब सेम एंगल पर होते हैं।
दोनों में कोई आगे कोई पीछे नहीं है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कुछ समझ में आया? ठीक, ये याद कर लीजिए, रिजल्ट अभी आगे काम आने वाला है। इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। फेज मतलब एंगल। ठीक, दूसरा चीज या दूसरा सर्किट जो हम लोग को पता होना चाहिए, दैट इज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट का मतलब इस बार सर्किट में सिर्फ क्या लगा हुआ है? इंडक्टर। इंडक्टर एल से डिनोट करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस उसका, और ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स आपने जोड़ा है जिसका ईएमएफ कितना होता है बेटा? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से भाई कुछ करंट निकलेगा और वो करंट फाइनली इससे होता हुआ वापस जाएगा। क्लियर? अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी इंडक्टर कॉइल की, बेटा इंडक्टर क्या होता है जानते हैं? क्या होता है? जो करंट को पास ना होने दे वो रजिस्टर है, जो करंट को अपोज करे वो क्या है? रजिस्टर। इंडक्टर जो होता है वो वायर को इस तरीके से लपेट करके कॉइल बनाया जाता है। ठीक, और जो इंडक्टर होता है दैट अपोजेस वेरिएशन इन करंट। इसको करंट से प्रॉब्लम नहीं है, इसको इस बात से प्रॉब्लम है कि करंट चेंज ना हो। कांस्टेंट करंट भेजोगे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वेरिएबल करंट भेजोगे तो इसको प्रॉब्लम है। बात समझ में आई? इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इन लोगों को हमने ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाई है, इन लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स पता है। ठीक, जिसका छूटा है उसको भी आगे देखते हैं, कंप्लीट करवाया जाए। क्लियर? फिलहाल यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि अगर ये एक इंडक्टर कॉइल है, कॉइल का नेचर होता है इट अपोजेस वेरिएशन इन करंट। करंट में होने वाले वेरिएशन को ये अपोज करता है। क्यों करता है अभी ये सब आपको पिक्चर क्लियर होगा। फिलहाल किसी भी इंडक्टर के लिए हमारे पास बेटा फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ एक फॉर्मूला है इंडक्टर के लिए, कौन सा? E इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। भाई किसी भी कॉइल के लिए याद करो, आपको मैंने बोला था कि जो इसमें चेंज इन फ्लक्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन दिस। फिर आपसे कहा था इसको हटाओगे कांस्टेंट आएगा, तो फॉर्मूला बना था फाई बराबर एल आई, और फिर आपसे कहा था अगर फैराडे लॉ लगा दो E बराबर माइनस का डी फाई बाई डी टी, तो फॉर्मूला आएगा एल डी आई बाई डी टी। बोलो यार, वहां पर माइनस क्या शो करता था? E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी होता है, बोलो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, तो यहां से आप लोगों ने ईएमएफ को निकाला होगा माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। लेकिन यहां मैंने अभी माइनस नहीं कंसीडर किया क्योंकि वो माइनस इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन शो करता था यूजिंग लेंज लॉ। क्लियर? यहां पर हम डायरेक्शन नहीं शो कर रहे, यहां पर हम सिंपल ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। क्लियर है? मैग्नीट्यूड लेकर के हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, और बेटा एक चीज आप चेक करो, अगर ईएमएफ हमको पता है तो हमारा अगला इंटरेस्ट किस चीज में होता है? हमेशा करंट में। हमको करंट चाहिए, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है डी आई बाई डी टी, तो वहां से डी आई निकालो पहले। डी आई का मतलब जरा चेक करिएगा, क्या वो ई बाई एल डी टी होगा? वैल्यूज अगर मैं रखूं तो बनेगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी, दैट इज इक्वल टू डी आई। नाउ वी विल इंटीग्रेट इट बोथ साइड, वी विल इंटीग्रेट इट बोथ साइड ताकि हमको टोटल करंट मिल जाए। डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई। डी आई का इंटीग्रेशन आई, और ई नॉट और एल बोलो कांस्टेंट्स हैं, दे विल बी टेकन आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, सो ई नॉट बाई एल बाहर हो गया। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? पक्का? और कुछ क्यों भाई? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। चेन रूल होता है बेटा, एक इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करते हैं एक चेन रूल होता है।
उस चेन रूल को अप्लाई करके हम लोगों ने यहां पे लिखा है साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा। क्लियर है? ओरिजिनल फार्मूला में जो भी हम लोग चेंज करते हैं उस चेंज को डिफरेंशिएट करके डिवाइड किया जाता है। चेंज था ओमेगा टी, ठीक, ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे आएगा ओमेगा, और ओमेगा को हमने डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया? सो फिलहाल करंट की जो वैल्यू आई, ध्यान से देखना बेटा, करंट की जो वैल्यू आई दैट इज माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। करंट तो आ गया। अब देखो ईएमएफ के नीचे, ईएमएफ के नीचे जो भी लिखा होगा करंट के एक्सप्रेशन में, एक बात समझना, अगर इन सर्किट्स की हम बात करें तो E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ओमेगा टी के अलावा बाहर जो भी लिखा होता है क्या वही करंट का मैक्सिमम वैल्यू है? होता है। तो यहां पर भी जरा चेक करिए, करंट का एक्सप्रेशन है तो इस कॉस ओमेगा टी के अलावा बाहर जो भी लिखा होगा वही आई नॉट होगा। सही है ना? इसका मतलब ये सर आई नॉट जैसा है, लेकिन आई नॉट मतलब करंट, और करंट का मतलब होता है ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस, ईएमएफ बटे, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस की जगह कुछ अलग दिख रहा है। इसका मतलब ये ओमेगा एल आपके लिए एक नई चीज हो गई जिसको हम लोग लिखने वाले हैं एक्सएल। क्या लिखने वाले हैं? एक्सएल को कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। है वही रेजिस्टेंस जैसी चीज है, लेकिन रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस नाम होता है और इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? यूनिट उसका भी ओम था, इसका भी ओम होता है, बस नाम अलग है। ठीक है? तो रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस, लेकिन इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका बन जाएगा I इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई एक्स एल कॉस ओमेगा टी। सही है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर? तो आई नॉट यहां पर क्या होगा? व्हाट इज आई नॉट? पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और उसका फॉर्मूला क्या बना? ई नॉट बाई एक्सएल, और एक्सएल का फॉर्मूला क्या था? ओमेगा है। क्लियर? तो क्या हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल गई? ठीक। अब जरा समझिएगा, ये जो एक्सप्रेशन आया है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन को देखकर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि करंट और ईएमएफ में से कौन आगे है कौन पीछे? ये देखो, ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ है, और ये क्या आया? क्या इन दोनों को देखकर आप मुझे बता सकते हैं कौन आगे है कौन पीछे? देखो, कौन आगे है कौन पीछे है, इट इज मैटर ऑफ कंपैरिजन, इट इज मैटर ऑफ कंपैरिजन। लेकिन कंपेयर करने के लिए क्वांटिटीज एक जैसी हो तब तो कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन कभी भी सड़क पे घूम रहे बेवड़े का और अंबानी का नहीं होगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं, एक अंबानी है एक अडानी है, इनके पास इतना पैसा, इनके पास थोड़ा कम पैसा, लेकिन है वो भी पैसे वाले, तब तो हम कंपेयर करेंगे। बोलो यार, कहने का मतलब कंपैरिजन के लिए भी सिमिलरिटी होनी चाहिए। तो सर ये साइन में है तो सर ये भी साइन का होना चाहिए, तब तो कंपेयर करेंगे। तो ये बताओ बेटा, कॉस को साइन में बदलना है, कैसे बदलेंगे? सो आई इज इक्वल टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी को क्या मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? ये बन जाएगा साइन 90 माइनस, क्या ये बात समझ में आ रही है? साइन 90 माइनस ओमेगा टी, भाई साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बेटा। अब फिर से मैटर ये आया कि सर इसका ओमेगा तो पॉजिटिव था लेकिन उसका ओमेगा नेगेटिव है। अगर ओमेगा नेगेटिव होगा तो देखो फर्क क्या पड़ेगा, ये वाला जो फेजर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और वो वाला फेजर
क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो भी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। कंपैरिजन के लिए ओमेगा भी सेम टाइप का होना चाहिए। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो, ये बाहर वाला माइनस अंदर भेज दो। जैसे ही बाहर वाला माइनस अंदर भेजोगे, जरा चेक करो, आई नॉट ओमेगा टी माइनस ऐसा बन जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए भाई, पहले तो ये बात समझ लो, माइनस बाहर वाला माइनस अंदर जा सकता है। जैसे ही जाएगा बोलो साइन पलट देगा। π/2 माइनस ओमेगा टी था, अब बन गया ओमेगा टी माइनस। सही है, क्लियर। अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए, इसको देखो और उसको देखो, और देख करके ये बताओ कौन आगे है कौन पीछे है। इसका एंगल देखो, अब तो ई नॉट है, मतलब ई नॉट वहां आई नॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एंगल ओमेगा टी, उसका एंगल ओमेगा टी माइनस π/2। पीछे कौन है? ये। आगे कौन है? ईएमएफ। अगर मैं फेजर डायग्राम इसका बनाऊं तो जरा ध्यान से समझिएगा। ईएमएफ के लिए अगर हमने ऐसे लिखा है ई नॉट, और उसका एंगल कितना था, चेक करो, ई नॉट और एंगल कितना था, ओमेगा टी। तो जब सेम चीज करंट के लिए लिखोगे तो क्या करंट का एंगल 90 डिग्री कम है? मतलब ये इधर था तो वो 90 डिग्री पीछे होगा। दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो दैट विल बी आई नॉट, और ये एंगल कितना होगा? क्या ये बात समझ में आई? बोलो यार। इसका एंगल ओमेगा टी और इसका एंगल 90 डिग्री पीछे, तो हमने उससे 90 डिग्री पीछे बना दिया। ठीक, याद करने वाली बात क्या है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे होता है? ईएमएफ। किससे? करंट से। कितना? 90 डिग्री। दैट मीन्स यहां पर याद करने वाली बात क्या हुई, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, in purely inductive circuit, EMF is 90 degree ahead मतलब आगे। EMF is 90 degree ahead of current। क्लियर? EMF करंट से 90 डिग्री आगे है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज। सारा इंटरेस्ट हमारा कितनी चीजों में है, ईएमएफ और करंट। लेकिन अगर हम इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो ईएमएफ आगे है और करंट पीछे है। कितना पीछे है? 90 डिग्री। ठीक, यहां पर पीछे वाले सर्किट में अगर हम बात करें, इस सर्किट में प्योरली रेजिस्टिव में, तो रजिस्टर के लिए वर्ड होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टर का काम क्या है? करंट को अपोज करना। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा। ये करंट का दुश्मन होता है। क्लियर? लेकिन ये जो होता है ये करंट में होने वाले चेंज का दुश्मन है। करंट चेंज ना कराओ, बस। चेंज नहीं होगा तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चुपचाप बैठा रहेगा। जाओ आराम से, 5 एम्पियर का करंट, जाओ आराम से। लेकिन अगर तुमने सोचा कि चेंज कराएं, अभी 4 एम्पियर, फिर 4.5 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, फिर 4.5 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, अगर चेंज करा रहे हो तो इनको प्रॉब्लम है। तब ये शांत नहीं बैठेगा। बात समझ में आई? देखो, रिएक्टेंस का मतलब होता है ना, किसी भी चीज के लिए हमारा क्या रिएक्शन है, उसी को बोलते हैं हमारा रिएक्टेंस। क्लियर? तो अगर सोचो करंट आए और भड़क उठे, मतलब हमारा रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है। करंट आए, हम बोले ठीक है चेंज नहीं हो रहा ना, जाओ जाओ, अच्छा जाओ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिएक्टेंस इसके लिए है ही नहीं, जाओ कोई दिक्कत नहीं, जाओ, हमने रोका ही पूछा नहीं। लेकिन अगर बदल रहा है, करंट चेंज हो रहा था, हमने कहा तुम कहां, तुम तो हो नहीं आगे बाहर। भाई अगर बच्चे बदल रहे हो, यही सब आ रहे हैं, तो हमारा कोई रिएक्टेंस नहीं, ठीक है जाओ, तुम्हारे तुमने विश किया अंदर बैठो। अगर कोई नया दिख जाए, तुम कौन, इधर आ पहले, होगा कि नहीं होगा? वही सेम काम किसका होता है? इस इंडक्टर कॉइल का। अब देखो जरा, थर्ड सर्किट जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, दैट थर्ड सर्किट
इज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली मतलब इस बार पूरे सर्किट में सिर्फ क्या है, कैपेसिटर। अगर आप लोगों को याद हो तो जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था किसी भी सर्किट में केवल दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पहला एक्टिव एलिमेंट और दूसरा पैसिव एलिमेंट। एक्टिव वो होते हैं जो एनर्जी का सोर्स होता है, जैसे सेल, बैटरी या एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, ये एसी जनरेटर ही है जो वेरिएबल ईएमएफ दे रहा है यहां पर। पैसिव में मैंने आपको तीन लिखवाया था, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर की बात हो गई, इंडक्टर की बात हो गई, और अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कैपेसिटर की, कि भाई प्योरली कैपेसिटिव सर्किट कैसा होता है। उसमें सिर्फ एक कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर के लिए आपके पास क्या कोई फॉर्मूला है जिसमें ईएमएफ आता हो, करंट आता हो? भाई देखो, अगला इंटरेस्ट मेरा करंट में है, तो घुमा फिरा के हमको कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कैपेसिटर से रिलेटेड जिससे हम करंट तक पहुंच जाए। जैसे इसके पहले वाले में हमारे पास फॉर्मूला हमको मिल गया था। इसके पहले वाले में कौन सा फॉर्मूला? E बराबर एल डी आई बाई डी टी। ईएमएफ हमको पता था और करंट हमको दिख गया यहां से, तो हमने इंटीग्रेट करके खर्च निकाल लिया। अब आप मुझे कैपेसिटर में कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिससे मैं ईएमएफ और करंट तक पहुंच सकूं। E माइनस आई आर, वो तो सेल में होता है, वो तो सेल में होता है ना भाई। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये तो सेल में होता है ना। डिस्चार्जिंग का केस बता रहे हो, हम तो कैपेसिटर की भाई साहब बात कर रहे हैं। कैपेसिटर में बस एक फॉर्मूला है, Q बराबर, ये फॉर्मूला पता है? Q बराबर CV वाले फॉर्मूले में V होता है, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हम यहां पर EMF लिख सकते हैं? Q बराबर CE, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? Q बराबर CE नॉट। पक्की बात है। अगर चार्ज पता है और करंट तक पहुंचना है तो क्या डिफरेंशिएट करके पहुंच सकते हैं? यानी I बराबर DQ ओवर DT। I बराबर DQ ओवर DT। डिफरेंशिएट करो इसको। जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा, CE नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी ओमेगा। बेटा वहां जब इंटीग्रेशन किया था तो उसमें यही ओमेगा डिवाइड किया था, और जब डिफरेंशिएशन करते हैं चेन रूल तो वही ओमेगा। भाई जिन लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डाउट है, आज ही वो लेक्चर देख लेना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने पढ़ाया है। देखो ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है, बिना इसके फिजिक्स की कोई बात हम नहीं कर सकते, और वो बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। मतलब उसमें डाउट नहीं चलेगा कि सर यहां माइनस होता है कि नहीं होता, ये डाउट नहीं चलेगा, क्योंकि जरा से डाउट में तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? तो बेसिक आपका ठीक ठाक होना चाहिए। फिलहाल एक चीज देखो, करंट जो है I, दैट इज इक्वल टू E नॉट ओमेगा सी, E नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। सही है बेटा? करेक्ट है ना? एक चीज मुझे बताओ, करंट के एक्सप्रेशन में कॉस के अलावा बाहर जो भी लिखा है, क्या ये I नॉट है? पक्की बात? लेकिन सर ये लग तो नहीं रहा I नॉट जैसा। बोलो यार, करंट जो होता है वो ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस जैसा होता है। करंट जो होता है वो ईएमएफ अपॉन, लेकिन यहां तो नीचे सर कुछ है ही नहीं, तो हम जबरदस्ती इसको फिर नीचे भेजेंगे। अब नहीं है अगर नीचे, तो इसी को नीचे भेजेंगे, तो हमने उसको जबरदस्ती डिनोमिनेटर में भेज दिया। और जरा सोचो, ईएमएफ अपॉन नीचे जो भी टर्म होता है, क्या वो रेजिस्टेंस जैसा टर्म होता है? उसी का यहां पे नाम क्या है? एक्सी। एक्सी मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी। भाई 1 अपॉन ओमेगा सी की जगह रखा है ना, तो 1 अपॉन ओमेगा सी, और इसको कहते क्या है?
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसके पहले वाले सर्किट में याद करो, इसी का नाम क्या था? इंडक्टिव रिएक्टेंस। वहां पर फॉर्मूला क्या था? ओमेगा एल। यहां पर फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन ओमेगा सी। और देखिए ध्यान से, ई नॉट बाई एक्सी कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब बोलो ई नॉट बाई एक्सी को आई नॉट बोल सकते हैं, और कॉस को फिर से हम चेंज करना चाहते हैं किसमें? साइन में, ताकि हम कंपेयर कर सके कौन आगे कौन पीछे, है ना। तो कॉस को साइन में बदलना है, बोलो कैसे बदलेंगे? साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन फिर से लोचा हो गया क्या भाई? आई नॉट तो चलो ठीक है, ये तो आगे हमको कि ई नॉट बाई एक्सी के बराबर है। ठीक, पिछली बार किसके बराबर था? ई नॉट बाई एक्सएल के बराबर था। इस बार ई नॉट बाई एक्सी। ठीक है, यहां तक की बात तो सर ठीक है, लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं बेटा दोनों को कंपेयर करो, कौन आगे कौन पीछे, तो आप कहोगे सर इसका ओमेगा पॉजिटिव है और इसका ओमेगा, लेकिन नेगेटिव हम कर नहीं सकते, कंपेयर नहीं हो पाएगा। पिछली बार फायदा क्या था कि हमारे पास एक माइनस था बाहर, बोलो यार, तो इसको हमने अंदर भेज दिया था, तो मामला मैटर हमारा सॉर्ट हो गया था। अभी क्या है, कोई बाहर माइनस है नहीं। अगर तुम माइनस कॉमन कर लोगे, मान लो खींच के ले आए बाहर, तब क्या होगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 तो बन जाएगा। लेकिन बाहर जो माइनस आई नॉट है उसका फिर क्या मतलब है? बाहर जो भी है, क्या वो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है? क्या वो करंट का एम्पलीट्यूड है? बोलो यार। और किसी भी इक्वेशन में अगर लिखा है y बराबर a साइन ओमेगा टी, उसमें बोलो a एम्पलीट्यूड होता है, और उसका मतलब यही था कि वेव प्लस a में भी जाता है, और वेव मतलब पार्टिकल प्लस a में भी जाता है, और पार्टिकल, तो अगर एम्पलीट्यूड केवल a लिखा है तो उसका मतलब अपने आप प्लस a माइनस a होता है, क्रस्ट और ट्रफ। बोलो यार, तो यहां पर अगर बाहर माइनस हो जाएगा तो उसको हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे कि ये क्या मैटर है। बात समझ में आई? इसलिए ये फार्मूला हमारा यहां पे फेल है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में भाई 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, और जब 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो साइन कन्वर्ट होएगा कॉस में, होगा ना। तो ये भी कॉस थीटा के ही बराबर है। तो जरा चेक करिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप लोग जरा मुझे दोनों इक्वेशंस को देखो और बताओ कौन आगे है कौन पीछे। इस बार करंट आगे है। कितना आगे है? किससे? इसका मतलब अगर ईएमएफ है ई नॉट, ईएमएफ का एंगल कितना है? ओमेगा टी, तो करंट होएगा आई नॉट, और उसका एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या ये बात समझ में आई? दैट मीन्स रिजल्ट in purely capacitive circuit, in purely capacitive circuit, current is 90 degree ahead of EMF. Current will be 90 डिग्री अहेड ऑफ ईएमएफ। कहने का मतलब अगर हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कौन आगे था? ईएमएफ करंट से 90 डिग्री आगे था। ठीक, और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में बेटा कौन आगे है? करंट ईएमएफ से 90 डिग्री। क्लियर? तो रेजिस्टिव सर्किट में सेम फेज में, इंडक्टिव सर्किट में ईएमएफ आगे, और कैपेसिटिव सर्किट में, ये तीन चीजें रट लीजिए।
एकदम रटा होना चाहिए, इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए, किस सर्किट में कौन आगे। क्लियर है। अब आते हैं अपने चौथे सर्किट पे, एंड फोर्थ सर्किट फॉर डिस्कशन इज LR सर्किट। देखो अभी तक हमने अकेला अकेला लिया, अब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। इस बार दो चीजें हैं, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर, और उसको हमने जोड़ दिया सर्किट में। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। बोलो यार, इस बार क्या है, दो एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, कंबाइन कर दिया हमने सीरीज में। ठीक, देखो आप लोग के सिलेबस में ना केवल सीरीज ही है, कॉम्बिनेशन पैरेलल ही नहीं, तो हम लोग को पैरेलल की यहां बात करनी ही नहीं है। ऑल्टरनेटिंग करंट के सर्किट्स आपके लिए बहुत लिमिटेड हैं, केवल यही 6-7 सर्किट हैं, बस यही 6-7 सर्किट आपको आने चाहिए। सब में सीरीज में ही कंबाइन करेंगे, पैरेलल की बात कहीं नहीं करेंगे आपसे। ठीक, तो L और R ये दोनों को बेटा सीरीज में कंबाइन किया। अब आप लोग जरा एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं, प्योरली रेजिस्टिव की, तो क्या दोनों सेम फेज में होंगे? देखना ध्यान से, ये ईएमएफ मैंने किसका लिखा है, रेजिस्टेंस का। बोलो यार, अब इस बार केवल ई नॉट नहीं होगा, इस बार दोनों का अलग अलग होगा। इसका ईएमएफ हो गया ई आर, और बोलो इसके लिए करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होंगे। बोलो यार, करंट और ईएमएफ दोनों तो हमने सेम फेज में दिखा दिया। ठीक, इसका क्या ये एंगल हमें पता है कितना है, कहां पता, ये एंगल किसका है, ई नॉट का है। ये एंगल किसका है, ई नॉट का एंगल है ना ओमेगा टी। क्या ये ई नॉट है? ई नॉट किसका था, पूरे सर्किट का। बोलो यार, ई नॉट किसका था, पूरे सर्किट का था, ये था ई नॉट। क्लियर। देखो यहां पर मामला डीसी से बिल्कुल अलग है। अगर मैं आपसे कहूं 20 वोल्ट इसका मैक्सिमम ईएमएफ था, और उसमें से 5 वोल्ट मैक्सिमम ईएमएफ ये ले गया, तो इसके लिए कितना बचा, गलत है, 15 नहीं बचा। यहां मैटर एकदम अलग है। यहां पर ये क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज है, दीज आर रोटेटिंग फेजर्स, दीज आर रोटेटिंग वेक्टर्स। तो यहां पर ईएमएफ कैसी क्वांटिटी की तरह बिहेव कर रहा है, वेक्टर, लेकिन कहते हैं उसको क्या है, फेजर। ठीक, तो फेजर क्वांटिटी है, फेजर मतलब वेक्टर, तो यहां पर जो एडिशन होगा वो वेक्टर के हिसाब से होगा। और दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना है तो बोलो पैरेललोग्राम्स लॉ पढ़ा है आपने, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वही हम यहां पर अप्लाई करेंगे। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। देखो रजिस्टर के केस में दोनों सेम फेज में। अब एक चीज बताओ, जो करंट यहां से निकलेगा क्या वही दोनों में जाएगा, इसीलिए हमने आई आर नहीं लिखा, इसीलिए आई आर नहीं लिखा, नहीं तो आई आर भी लिख देते यहीं पे हम। अगर पैरेलल में होता तो आई आर लिख देते फिर हम, लेकिन पैरेलल है नहीं सिलेबस में, जाने दो। इंडक्टर के लिए बोलो कौन आगे होता है, ईएमएफ। किससे, करंट अगर ये है तो बोलो ईएमएफ 90 डिग्री आगे होगा, मतलब दैट विल बी लाइक दिस। बोलो यार कितना आगे होगा, पक्की बात एकदम सही है। देखना अब आगे जरा। अब एक हमारे पास ये वेक्टर और एक हमारे पास ये वेक्टर, दोनों बीच का एंगल कितना है। अगर आपको नेट रिजल्टेंट निकालना है ईएमएफ का रिजल्टेंट निकालना है तो जरा चेक करिए, मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, देखना भैया ध्यान से। इसके पैरेलल यहां से एक लाइन और इसके पैरेलल यहां से एक लाइन, ठीक है, इस तरीके से लाइन हमने बनाई। अब जो रिजल्टेंट आएगा ध्यान से देख के बताइएगा, क्या वो रिजल्टेंट ये होगा, यही होता है पैरेललोग्राम्स लॉ, पढ़ा है आप लोगों ने, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम्स लॉ। ठीक, तो बेटा इन दोनों ईएमएफ का रिजल्टेंट जो है क्या वो ई नॉट है। भाई पूरे सर्किट का नेट मैक्सिमम ईएमएफ कितना था, ई नॉट।
वही तो इसमें और इसमें मिलजुल के गया होगा। तो इनका ईएमएफ और इनके ईएमएफ का रिजल्टेंट बोलो ई नॉट है, और ई नॉट का एंगल हमको कितना गिवन है, पक्की बात है, पूरा दिमाग भाई खुल जाएगा आज। ई नॉट का एंगल कितना है। अब डायग्राम देखकर ये बताओ ईएमएफ आगे है या करंट आगे है। ईएमएफ आगे है। कितना आगे है सर, फाई एंगल। कितना आगे है, फाई एंगल, पक्की बात। अब अगर ईएमएफ का एक्सप्रेशन ये है तो क्या आप लोग मुझे करंट का एक्सप्रेशन बता सकते हैं। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा डी, कौन आगे, ईएमएफ। कौन आगे था, ईएमएफ। तो पीछे कौन था, कितना पीछे था। तो अगर इसका एंगल ओमेगा डी तो इसका, क्या ये बात कुछ समझ में आई, बोलो यार, क्या ये बात समझ में आया। अब हमारे लिए अननोन चीजें कौन कौन है, आई नॉट और फाई, यही दो चीज हम निकालना चाहते हैं, यही दो बोलो हमारे लिए अननोन है। ठीक, तो ये दो चीजें कैसे, देखो इसके पहले तक जब सिंगल रजिस्टर, सिंगल कैपेसिटर, सिंगल इंडक्टर था, तब उसको एनालाइज करने के लिए पहले हमने एनालिसिस किया, फिर फेजर बनाया। चेक करो अभी तक आखिरी में क्या बनता था, फेजर। लेकिन अब हमने स्टार्टिंग में ही फेजर बनाया, क्यों, क्योंकि हमको तीन रिजल्ट रटा था। रजिस्टर के लिए सेम फेज, कैपेसिटर के लिए करंट आगे, और इंडक्टर के लिए ईएमएफ आगे, ये हमको पता था। इसलिए हमने सीधे फेजर बनाया, और फेजर के बेसिस पर हम यहां तक अपने आप पहुंच गए कि दोनों में कौन आगे है और कौन पीछे है। ये हमको डायग्राम में एकदम क्लियर दिख रहा है कि सर ईएमएफ आगे है, करंट पीछे है। कितना पीछे, फाई एंगल। यही दो चीज निकालनी है। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। अगर पैरेललोग्राम्स लॉ लगाया है तो बेटा पैरेललोग्राम्स लॉ का फॉर्मूला भी लगाओ। पैरेललोग्राम्स लॉ का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो बेटा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि ई आर ई एल cos 90। बोलो दोनों के बीच का एंगल 90 है और cos 90 जीरो होता है, तो वो वाला टर्म गायब। यहां तक आएगा बोलो। अब बेटा वैल्यूज रखो जरा। इसकी वैल्यू है क्या, आई नॉट आर, ईएमएफ ऑफ रेजिस्टर, फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। तो आई नॉट आर प्लस इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई नॉट एक्सएल। बोलो भाई, सही है भाई। उसमें होता है रजिस्टर, तो इसमें क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। भाई उसमें रेजिस्टेंस, तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल है वही चीज। ई नॉट का स्क्वायर, बेटा दोनों में से क्या हम लोग आई नॉट स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो यहां से आई नॉट कितना आएगा, ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, क्या ये बात समझ में आई, बोलो यार। करंट के एक्सप्रेशन में ईएमएफ के नीचे क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये नीचे जो भी लिखा है ये रेजिस्टेंस टाइप की चीज है। ये बोलो पूरे सर्किट का करंट है, ये बोलो पूरे सर्किट का ईएमएफ है, तो ये रेजिस्टेंस भी पूरे, और पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को यहां पर एक नया नाम दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस। क्या नाम देते हैं, इंपीडेंस। दैट इज डिनोटेड बाई Z, एंड फॉर्मूला ऑफ Z इज, क्लियर है, इंपीडेंस। रेजिस्टर के लिए नाम रेजिस्टेंस, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, और पूरे सर्किट के लिए इंपीडेंस। है सब रेजिस्टेंस, सबका यूनिट ओम।
बोलो यार, बस नाम सबके लिए अलग अलग है, ठीक है सब भाई। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या आई नॉट जो हमें नहीं पता था, क्या उसकी वैल्यू हमें मिल गई? ई नॉट बाई जेड, पक्की बात है, ठीक। और जेड भी पता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगली चीज बोलो, अननोन क्या है? फाई। फाई कैसे मिलेगा? ये जो फाई वाला ट्रायंगल है, ये क्या इसमें हम tan फाई लगा सकते हैं? tan फाई का फॉर्मूला बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोलो ये है, अगर ये EL है तो ये भी, पक्की बात है, पैरेललोग्राम है भाई, डिवाइडेड बाई बेस। तो EL बाई EL को क्या I नॉट XL लिख सकते हैं, ER को I नॉट R लिख सकते हैं, I नॉट से I नॉट। तो जरा चेक करिए ध्यान से, क्या tan फाई की वैल्यू XL बटे R हो गई? क्या फाई की वैल्यू tan इनवर्स XL बटे R हो गई? तो यार जरा चेक करो, अपने पास अननोन चीजें क्या क्या थी? अननोन चीजें क्या क्या थी भाई? करंट हमें नहीं पता था, और हमको क्या, हमको अब दोनों पता है। हमको ये पता है डायग्राम देख करके कि सर EMF आगे, करंट पीछे, कितना फाई एंगल, फाई कितना है, करंट का एम्पलीट्यूड कितना है, ए नॉट बाई जेड। ऐसे में बेटा हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, वी फॉर्म अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को, ऐसे में हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ऐसा, और इस ट्रायंगल का ये एंगल मानते हैं फाई, ये होता है फाई। तो tan फाई का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है XL, और बेस की जगह पर क्या है R। क्या इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट है Z? पाइथागोरस लगाओ भाई, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, चेक करो वही होता है। तो ये ऐसा ट्रायंगल है जो सर्किट में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उनको शो कर रहा है कि रजिस्टर का रेजिस्टेंस R, इंडक्टर का रेजिस्टेंस XL, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस Z। बोलो यार, इंपीडेंस। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होता है? दिस ट्रायंगल इज नोन एज इंपीडेंस ट्रायंगल। कुछ समझ में आया या बाउंस हो गया? देखो थोड़ा सा है बढ़िया मैटर, है ना, लेकिन अगर आपने एक बार थोड़ा मन लगा के समझ लिया तो मैं गारंटी लेकर बोल रहा हूं, ये पर्टिकुलर चैप्टर को इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझा पाएगा, ये मैं बता रहा हूं। अभी से लेके जब आप स्कूल में पढ़ोगे अभी, तो आपको खुद फील आएगा कि जब आप अभी स्कूल में यही चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, तो सब टोटल देखिएगा आप। चलिए ठीक है, बंद कर दो भाई।